हेलो डियर्स, आज की इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम भारतीय संविधान में अधिकार कौन कौन से हैं उसके बारे में जानेंगे। मतलब मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार से रिलेटेड आईएमपी जीके, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, उसके बारे में जानेंगे। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोग इस वीडियो पे न्यू हैं उन लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूं उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। और जिन लोग को इसका पीडीएफ चाहिए उन लोग मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेन सूचकांक का संबंध है। तो सेन सूचकांक का संबंध किससे है? तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है ये 4, बेरोजगारी से, निर्धनता से, शिक्षा से, भ्रष्टाचार से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, निर्धनता से। इसके एनालाइज देखते हैं। निर्धनता के आकलन की सरकारी विधियों के सीमाओं के कारण, सरकारी विधियों के सीमाओं के कारण अनेक विद्वानों ने वैकल्पिक विधियों का प्रयोग करने के प्रयास किए। निर्धनता के आकलन हेतु नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने एक सूचकांक का विकास किया। ठीक, तो उस सूचकांक का नाम क्या है? सेन सूचकांक। मतलब जो सेन सूचकांक है इन्हीं के नाम पे पड़ा है, अमर्त्य सेन के नाम पे, जो कि बेरोजगारी को, निर्धनता को दर्शाता है। ठीक है, निर्धनता से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। समता के अधिकार के अंतर्गत कौन सा शामिल नहीं है? इसमें पूछा गया कि कौन सा शामिल नहीं है। ठीक, तो दिया हुआ है एक, कानून के समक्ष समानता। दूसरा दिया हुआ है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। तीसरा है रोजगार के अवसरों में समानता। चौथा है छुआछूत का अंत। पांचवा है उपाधियों का अंत। तो इसका जो चार्ट ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से राइट आंसर डी है, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्योंकि जो ये दिया हुआ है पांचों, ये सब क्या है? शामिल है। किसमें शामिल है? समता के अधिकार के अंतर्गत शामिल है। ठीक है, उसमें। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है डी। इसका एनालाइज देखते हैं। अनुच्छेद 14-18 के अंतर्गत समता के अधिकार में सभी विकल्प शामिल हैं। मतलब जो समता का अधिकार मिला हुआ है हमको, वो कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 14 से 18 में है। ठीक, तो इसमें देखते हैं क्या क्या है। कानून के समक्ष समानता का अधिकार ये किससे मिला है? आर्टिकल 14 में है। मूलवंश, धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध ये आर्टिकल 15 में है। रोजगार में अवसर की समानता ये आर्टिकल 16 में है। छुआछूत का अंत ये आर्टिकल 17 में है। वह अपराधियों का अंत ये किस में है? उपाधियों का अंत ये किस में है? अनुच्छेद 18 में है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार हमें किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त होता है? मतलब क्वेश्चन बोल रहा है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि, मतलब जो भी अपराधी बन गए हैं, मतलब उसका दोष सिद्ध हो गया है, तो उसके संरक्षण में भी उसको अधिकार मिला हुआ है, उसका संरक्षण का। तो वो कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, आर्टिकल नंबर 20 के अंतर्गत आता है। ठीक है, अनुच्छेद 20 में। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव के दुर्व्यवहार और बंधुआ मजदूरी पर रोक से संबंधित है? मतलब मानव के दुर्व्यवहार, ठीक है, अपशब्द मतलब किसी को बोल देना, या फिर बंधुआ मजदूरी, इसके रोक पर संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, अनुच्छेद 23 का जो 1/1। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। इसका व्याख्या अनुच्छेद 22 में क्या दिया हुआ है? अभियुक्तों व सजा पाए लोगों का अधिकार। ठीक, अनुच्छेद 23(1) में दिया है मानव दुर्व्यवहार और बंधुआ मजदूरी पर रोक। अनुच्छेद 23(2) में क्या दिया हुआ है? इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित करने से निवारित नहीं करेगी। ऐसी सेवा अधिरोपित करने से राज्य केवल धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। तो ये अनुच्छेद 22 के 2 में दिया हुआ है। अब अनुच्छेद 24 में क्या दिया है ये भी देख लो। कारखाना आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध, मतलब किसी भी कारखाना में 18 वर्ष से कम उम्र के लोग काम नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पांचवा है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत शामिल है। तो इसमें क्या है? ए है आस्था और प्रार्थना की आज़ादी। बी है धार्मिक मामलों में के प्रबंध। 3 है किसी विशिष्ट धर्म की अभिव्यक्ति के लिए कर अदायगी से स्वतंत्र।
और जो चौथा दिया हुआ है, कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। तो इसमें जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका राइट आंसर है डी, उपयुक्त सभी, क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत ये चारों बातें शामिल होता है। ठीक, तो चलिए देखते हैं आगे इसका व्याख्या। उपरोक्त दिए गए सभी विकल्पों धार्मिक अधिकार के अंतर्गत शामिल है, जैसे कि आस्था और प्रार्थना की आज़ादी कितने में दिया है, आर्टिकल 25 में। धार्मिक मामलों के अंतर्गत किसी विशिष्ट स्थान की अभिवृद्धि के, ये आर्टिकल 26 में दिया हुआ है। लिए गए अदायगी से स्वतंत्रता, ये आर्टिकल 27 में दिया हुआ है, अनुच्छेद 27 में। कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता, ये अनुच्छेद 28 में दिया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें कथन दिया हुआ है 1 और 2, तो इस पर विचार करने के लिए बोला है, अनुच्छेद 29 के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को भाषा और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार प्राप्त है। ठीक, दूसरा है, अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार अनुच्छेद 30 के अंतर्गत दिया गया है। तो इसमें क्या बोला गया है कि जो उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन सत्य है पूछा है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है ये 4, तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, 1 और दोनों सत्य है, क्योंकि अनुच्छेद 24 में क्या है, अल्पसंख्यकों को भाषा और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार प्राप्त है, और अनुच्छेद 30 के अंतर्गत क्या है, अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार है। नेक्स्ट देखते हैं इसका एनालिसिस। दोनों कथन सत्य है, क्योंकि 29(1) में क्या दिया हुआ है, अल्पसंख्यक वर्गों के हित के संरक्षण का उपबंध है। ठीक है, और अनुच्छेद 30 में क्या दिया हुआ है, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार के संबंध में उपबंध दिया हुआ है। ठीक, तो इसलिए ये दोनों सत्य है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न 7, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौलिक अधिकार निरंकुश या असीमित होते हैं। दूसरा दिया हुआ है, सरकार मौलिक अधिकारों पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगा सकती। तीसरा दिया हुआ है, मतलब जो बोला हुआ है कि कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें जो 2 कथन दिया हुआ है, इसमें से कौन सा कथन सत्य है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, ना तो 1 सत्य है ना ही 2 सत्य है। ठीक, देखते हैं इसका व्याख्या। दिए गए दोनों कथन असत्य है। मौलिक अधिकार निरंकुश या असीमित अधिकार नहीं है। सरकार मौलिक अधिकार के प्रयोग पर औचित्य प्रतिबंध लगा सकती है। मौलिक अधिकार के हनन को रोकने की शक्ति और इसका उत्तरदायित्व न्यायपालिका के पास है। विधायिका या कार्यपालिका के किसी कार्य या निर्णय से यदि मौलिक अधिकारों का हनन होता है या उन पर अनुचित प्रतिबंध लगाया जाता है, तो न्यायपालिका उसे अवैध घोषित कर सकती है। मतलब जो मौलिक अधिकार से रिलेटेड हमारा जितना भी पावर है वो सब हमको कौन मुहैया कराया है, न्यायपालिका। ठीक है, तो उसका हनन भी होगा तब कौन रोकेगा, न्यायपालिका रोकेगा। और यहाँ पर जो ये वाला दिया हुआ है, सरकार मौलिक अधिकारों के प्रयोग पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध लगा सकती है, मतलब जो भी औचित्यपूर्ण प्रतिबंध है उसको लगा सकती है। ठीक है, सरकार, इसका हक है सरकार को, इस पे जो न्यायपालिका है वो कुछ भी नहीं कर सकती। यदि वो उचित नहीं है जो प्रतिबंध लगाए हैं, तब उस पर न्यायपालिका अपना कदम उठा सकती है। नेक्स्ट देखते हैं 8 क्वेश्चन नंबर, समानता के अधिकार के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या बोला है, समता के अधिकार के संबंध, मतलब समानता वही। ठीक है, देखते हैं। पहला है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर सार्वजनिक स्थलों में प्रवेश से कोई भेदभाव नहीं हो सकता। दूसरा कथन है, समता के अधिकार के अंतर्गत छुआछूत का निषेध एवं उपाधियों का अंत किया गया है। उपरोक्त कथन में से सत्य कौन सा है, तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है ये 4, तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, 1 और 2 दोनों। देखते हैं इसका व्याख्या। दिए गए कथनों में दोनों सत्य है, क्योंकि समता का अधिकार हमें अनुच्छेद 14 से 28 तक में मिला हुआ है, जिसमें 15 में बोला गया है कि इस अनुच्छेद में उपबंध है कि राज्य केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान इनमें से किसी भी आधार पर सार्वजनिक स्थलों में प्रवेश में कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो ये हमारे किसमें मिला हुआ है, आर्टिकल 15 में लिखा है कि छुआछूत का भावना नहीं रहेगा, भेदभाव नहीं रहेगा। ठीक है, आर्टिकल 17 में लिखा है छुआछूत का अंत हो गया, मतलब छुआछूत का अंत है। यदि कोई छुआछूत मानेगा तो उस पर हम आर्टिकल 17 के तहत उस पर FIR लिखवा सकते हैं। अनुच्छेद 18 है, उपाधियों की समाप्ति।
अनुच्छेद 14 है विधि के समक्ष समानता। तो इस प्रकार हमको इसके तहत अधिकार प्राप्त हैं। चलिए देखते हैं आगे। नियुक्तियों या पदों के आरक्षण का प्रावधान निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? यहाँ बोला गया है नियुक्तियों एवं पदों के आरक्षण का प्रावधान निम्न में से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया हुआ है? तो इसमें ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका जो राइट आंसर है वो है बी। नेक्स्ट देखते हैं व्याख्या। अनुच्छेद 16 का 2 में क्या दिया हुआ है? राज्य के अधीन किसी नियोजक या पद के संबंध में केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर न तो कोई नागरिक अपात्र होगा और न ही उसके विभेद किया जाएगा। अनुच्छेद 16(4) में क्या दिया हुआ है? इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिक के किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, ठीक है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। ये दिया हुआ है आर्टिकल नंबर 16(4) में। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 15(3) में क्या दिया हुआ है? इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य की स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। मतलब जो इसमें दिया हुआ है कि कोई बात राज्य की स्त्री और बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी, ठीक है। मतलब जो स्त्रियां और बालक हैं उसके बारे में कोई विशेष उपबंध बनाएंगे तो उसको पालन करने से निवारित नहीं करेगा बोला है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 15 का 2। इस अनुच्छेद में राज्य के साथ साथ प्राइवेट व्यक्तियों को भी आदेश दिया गया है कि कोई भी नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी आधार पर किसी भी सार्वजनिक स्थल में प्रवेश के संबंध में निर्योग्यताओं के अधीन नहीं रहेगा, ठीक है। मतलब कोई भी व्यक्ति जाति, धर्म किसी भी स्थान में प्रवेश कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10, निवारक निरोध कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन है ये एग्जाम में आप लोग को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, तैयारी कर रहे हैं तो, क्योंकि पूछे जाते हैं एग्जाम में ऐसी टाइप के। आजकल में चलन क्या है, केवल 1 केवल 2 ऐसे टाइप का कूटनीति वाला जो प्रश्न उत्तर है उसी का चलन चल रहा है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, निवारक निरोध कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है? प्रत्यक्ष रूप से निवारक निरोध कानून सरकार के हाथ में असामाजिक तत्वों और राष्ट्रविरोधी तत्वों से निपटने का हथियार है, ठीक है। दूसरा दिया हुआ है, इसमें कभी कभी किसी व्यक्ति को आशंका के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता है इस आधार पर कि वह कोई गैर कानूनी कार्य करने वाला है और फिर उसे वर्णित प्रक्रिया के बिना भी कुछ समय के लिए जेल भेजा जा सकता है। तो इसमें जो कथन दिया उसमें से कौन सा सत्य है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, दोनों। क्योंकि जो ये 1 और 2 दोनों कथन दिया हुआ ये सत्य है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को आशंका के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है और उसे कुछ समय के लिए जेल भी भेजा जा सकता है, ठीक है। और दूसरा क्या है? पहला है प्रत्यक्ष रूप से निवारक निरोध कानून सरकार के हाथ से असामाजिक तत्वों और राष्ट्र विरोधी तत्वों से निपटने का हथियार है। ये दोनों कथन सत्य है। देखते हैं आगे। इसका व्याख्या है आर्टिकल 22। यह अनुच्छेद कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण प्रदान करता है, किंतु निवारक निरोध विधि के तहत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है, ठीक है। निवारक निरोध कानून सरकार को असामाजिक और राष्ट्र विरोधी तत्वों से निपटने का एक हथियार सौंपता है, किंतु कभी कभी इसके दुरुपयोग के मामले भी सामने आए हैं, ठीक है, जिसके कारण ये जो नियम है ये ढीला पड़ता जा रहा है। तो आगे देखते हैं निवारक निरोध विधि क्या है। निवारक नज़रबंदी के तहत कभी किसी व्यक्ति को आशंका के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है यदि सरकार को लगे कि कोई व्यक्ति देश के कानून व्यवस्था पर शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है, तो उसे बंदी बनाकर निवारक निरोध के तहत किसी व्यक्ति को अधिकतम 3 महीने तक बंदी बनाया जा सकता है, ठीक है। 3 माह के अधिक के लिए ऐसे मामले समीक्षा के लिए एक सलाहकार बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए जा सकते हैं। मतलब उसको कॉमन तरीके से 3 माह तक के लिए बंदी बनाया जा सकता है। यदि इसको और ज़्यादा दिन के लिए बंदी बनाया जाएगा तब उसके लिए एक सलाहकार बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11।
अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें क्या बोला है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध के संरक्षण में। ठीक है, तो देखते हैं कथन 1 है, किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से ज़्यादा सजा नहीं मिलेगी। दूसरा कथन दिया हुआ है, कोई भी कानून किसी भी कार्य को पिछली तारीख से अपराध घोषित नहीं कर सकेगा। ठीक है, तीसरा देखते हैं, किसी भी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता। ठीक, मतलब उस पर प्रेशर नहीं जमाया जा सकता। तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है इसका राइट आंसर है वो है डी, उपयुक्त सभी। ये जो सभी बात हैं ये अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध के संरक्षण में सही हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसका, दिए गए सभी कथन अनुच्छेद 20 आर्टिकल 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध के संरक्षण के अंतर्गत शामिल हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में किन किन परिस्थितियों में स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। मतलब ये 4 परिस्थितियां दिया हुआ है, तो इनमें से कौन कौन से परिस्थितियों में स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो इसका जो ऑप्शन देखते हैं, पहला में दिया हुआ है जो कूट है वो पहले में, शहर में सांप्रदायिक दंगों के बाद सर्वधर्म के लोग शांति मार्च के लिए एकत्र हुए हैं। ठीक, दूसरा है दलितों को मंदिर में प्रवेश की मनाही है, मंदिर में जबरदस्ती प्रवेश के लिए एक जुलूस का आयोजन किया जा रहा है। तीसरा है सैकड़ों आदिवासियों द्वारा सड़क जाम कर कारखाने हेतु उनकी ली गई जमीन की वापसी की मांग की जा रही है। चौथा है किसी जाति की पंचायत की बैठक यह तय करने के लिए बुलाई गई कि जाति से बाहर विवाह करने के लिए एक नवदंपति को क्या दंड दिया जाए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी। ठीक है, केवल 2, 3 और 4, मतलब इसमें जो 2, 3 और 4 दिया हुआ है ये क्या है, स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं इन बातों के तहत। लेकिन जो पहला बात दिया हुआ है कि शहर में सांप्रदायिक दंगों के बाद सर्वधर्म के लोग शांति मार्च के लिए एकत्र हुए हैं, तो इस पर क्यों लगाएं जबकि उन लोग खुद ही शांति मार्च करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसका देखते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 13, भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। तो भारत में निर्धनता का स्तर का आकलन किसके द्वारा किया जाता है, किसके आधार पे किया जाता है वो देखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर जो भारत में निर्धनता के स्तर है उसका आकलन किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, व्याख्या इसका, हमारे देश में निर्धनता विषयक आधारित आंकड़े योजना आयोग नीति आयोग उपलब्ध कराता है, नीति आयोग उपलब्ध कराता है ना। तो ये आंकड़े प्रतिवर्ष सर्वेक्षण संगठन द्वारा परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर आकलित किए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, धार्मिक स्वतंत्रता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें कथन दिया हुआ है 1 और 2, तो ये किसके संदर्भ में करना है, धार्मिक स्वतंत्रता के संदर्भ में ना। तो पहला है भारत में प्रत्येक व्यक्ति को धर्म मानने या किसी भी धर्म को न मानने की स्वतंत्रता प्राप्ति है। ठीक, दूसरा है धार्मिक स्वतंत्रता के अंतःकरण की स्वतंत्रता भी समाहित है, अर्थात कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को चुन सकता है, यह निर्णय ले सकता है कि वह किस धर्म को नहीं मानेगा और किस धर्म को मानेगा। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है उसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर है वो है डी, ना तो 1 ना तो 2, क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता के संदर्भ में पूछा गया है ना यहाँ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें कथन दिया हुआ है, ए क्या है, लोक कला नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर सरकार धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है। दूसरा क्या दिया हुआ है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार सीमित है, अर्थात सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए सरकार इन पर प्रतिबंध लगा सकती है। ठीक है, तो उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, ना तो 1 और नहीं 2, क्योंकि जो ये कथन दिया हुआ है इसमें पूछा गया है कि असत्य क्या है। इससे पहले नेक्स्ट पिछले वाले क्वेश्चन में भी पूछा गया था कि इसमें से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, तो ये दोनों कथन क्या है, सत्य था, इसलिए न तो 1 और न तो 2, क्योंकि ये दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसका व्याख्या,
लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर सरकार धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकता है। किस आधार पर? लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर सरकार धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है, क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार असीमित नहीं है। ठीक है, असीमित नहीं है। समाज में व्याप्त बुराइयों, मानव बलि, सती प्रथा, बाल विवाह व बहुविवाह जैसी कुरीतियों पर प्रहार करने हेतु अनेक कदम उठाए गए हैं। सरकार द्वारा विधि द्वारा उठाए गए इन कदमों को स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन नहीं माना जा सकता। संविधान ने सभी को अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए स्वतंत्रता दी है। संविधान धर्मांतरण, भय व लालच दिखाकर या जबरन धर्म परिवर्तन कराने की इजाज़त नहीं देता। संविधान हमें केवल अपने धर्म की सूचनाओं का प्रसार करने की स्वतंत्रता देता है, जिससे लोग स्वतः उसकी ओर आकर्षित हो या उसका अंतःकरण कर सके। मतलब हम किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं कर सकते कि वो किसी एक पर्टिकुलर धर्म को माने। जो मानने वाला व्यक्ति है वो किसी को भी मान सकता है। ठीक है, चाहे वो अपने ही समाज का रहे या किसी भी समाज का रहे, वो उस व्यक्ति पर निर्भर करेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें कथन दिया हुआ है, ए है भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है। दूसरा दिया हुआ है, राज्य द्वारा सहायता प्राप्त किसी भी संस्था में किसी धर्म विशेष को बढ़ावा देने संबंधी कोई गतिविधियां नहीं की जा सकती। तीसरा दिया हुआ है, किसी भी सार्वजनिक पद को किसी धर्म विशेष के लिए आरक्षित नहीं किया जा सकता। तो उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है ये चारों ऑप्शन, तो इसका जो राइट आंसर है वो डी, क्योंकि उपरोक्त सभी सत्य है। क्या बोला है? भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है। सत्य बात है कि भारत धर्मनिरपेक्ष है। राज्य द्वारा सहायता प्राप्त किसी भी संस्थान में किसी धर्म विशेष को बढ़ावा देने संबंधी कोई गतिविधियां नहीं की जा सकती। मतलब राज्य द्वारा सहायता प्राप्त कोई भी संस्था है वो किसी भी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकता। ठीक है। तीसरा है, किसी भी सार्वजनिक पद को किसी धर्म विशेष के लिए आरक्षित नहीं किया जा सकता। ये भी क्या है? सही बात है। नेक्स्ट देखते हैं, किसी भी अर्थव्यवस्था में व्याप्त निर्धनता की समस्या के प्रमुख कारण हो सकते हैं। तो इसमें क्या बोला है? प्रमुख कारण, अर्थव्यवस्था में व्याप्त निर्धनता की समस्या के प्रमुख कारण। ए है निम्न पूंजी निर्माण, दूसरा दिया है धारिक संरचनाओं का अभाव, तीसरा है मांग का अभाव, चौथा है अधिक जनसंख्या। तो इसमें से कौन सा प्रयोग सही उत्तर है? ठीक है, कूट का प्रयोग सही है। ठीक, तो इसमें जो चार ऑप्शन दिया हुआ है इसका राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगला, इसका व्याख्या, किसी भी देश में निर्धनता उस देश की अर्थव्यवस्था व्याप्त निम्न समस्याओं के कारण हो सकती है। निम्न पूंजी निर्माण, आधारित संरचनाओं का अभाव, मांग का अभाव, अत्यधिक जनसंख्या का दबाव, सामाजिक कल्याण व्यवस्था का अभाव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। संवैधानिक उपचारों के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ए दिया हुआ है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा का संज्ञा दी है। किस अधिकार को? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। ठीक। दूसरा दिया, इसके अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में पहले केवल उच्च न्यायालय जाने का अधिकार है, उसके बाद वो सर्वोच्च न्यायालय भी जा सकते हैं। तो उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन सत्य है पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, केवल एक सत्य है। ठीक, क्योंकि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है वो क्या हृदय, मतलब जो आत्मा है, जो संविधान का हृदय और आत्मा, इसकी संज्ञा किसको दिया है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका कुछ व्याख्या देख लेते हैं। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है, किंतु सामान्य रूप से संविधान की आत्मा और हृदय प्रस्तावना उद्देशिका को कहा जाता है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में नागरिकों को सीधे सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय दोनों में से कहीं भी पहले जाने का अधिकार प्राप्त है। अतः कथन 2 असत्य है। ठीक, क्योंकि जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है इसमें ये दूसरा वाला बातों को नहीं बोलते। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने हेतु न्यायालय कौन सी रीट जारी करेगा? तो कोई भी गिरफ्तार व्यक्ति है
उसको न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए जो न्यायालय है वो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो रीट है वो जारी करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु आदेश देता है। यदि गिरफ्तारी का तरीका या कारण गैर कानूनी या असंतोषजनक हो तो गिरफ्तार व्यक्ति को छोड़ने का आदेश भी दिया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। किसी सार्वजनिक पदाधिकारी द्वारा अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन न करने की स्थिति में न्यायालय कौन सी रीट जारी करेगा? तो यहाँ बोला गया कि सार्वजनिक पदाधिकारी द्वारा अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन न करने पर जो न्यायालय है वो कौन सी रीट जारी करेगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, परमादेश जारी करेगा। ठीक है, कि कोई भी अधिकारी अपने जो संवैधानिक अधिकार कानून है उसका पालन नहीं कर रहा है तो उसके लिए जो न्यायालय है वो परमादेश जारी करेगा। नेक्स्ट देखते हैं। व्याख्या। परमादेश तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। तो इसमें जो मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहे हैं ये जो टर्मिनल पॉइंट मेन पॉइंट है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। किसी निचली अदालत द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण कर किसी मुकदमे की सुनवाई करने पर न्यायालय द्वारा कौन सी रीट जारी की जा सकती है? मतलब जो लोअर कोर्ट है वो अपने अधिकार क्षेत्र से जो अधिक निर्णय कर लेता है, मतलब अतिक्रमण कर लेता है, तो उसके लिए जो सर्वोच्च न्यायालय है, मतलब जो उससे अपर कोर्ट है, ठीक है, ऊपर का कोर्ट है, वो कौन सा रीट जारी करेगा? तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है परमादेश, निषेध आदेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण रीट, तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, निषेध आदेश जारी करेगा अपने लोअर कोर्ट के लिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यदि कोई व्यक्ति, क्वेश्चन नंबर 22 है, कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, मतलब वो जबरदस्ती नियुक्त हो गया है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय कौन सी रीट जारी करेगा? तो ऐसी स्थिति में जो न्यायालय है वो अधिकार परीक्षा की रीट जारी करेगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त है जिस पर उस पर कोई कानूनी हक नहीं है, तो ऐसे में न्यायालय अधिकार परीक्षा आदेश जारी कर उसे पद पर कार्य करने से रोक देता है। नेक्स्ट देखते हैं। जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है तो अदालत कौन सी रीट जारी करेगा? मतलब निचली अदालत, लोअर कोर्ट या जो सरकारी अधिकारी है बिना अधिकार का कोई कार्य करता है तो उस पर जो न्यायालय है वो कौन सा रीट जारी करेगा? तो इसका जो राइट आंसर वो है उत्प्रेषण रीट जारी करेगा। नेक्स्ट देखते हैं। जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है तो उसके समक्ष विचाराधीन मामले को उससे लेकर उत्प्रेषण द्वारा उसे ऊपर की अदालत या अधिकार को हस्तांतरित कर देता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। राज्य के नीति निदेशक तत्वों के उद्देश्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है इसमें जो कथन दिया हुआ है ए है लोगों का कल्याण, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। दूसरा दिया हुआ है जीवन स्तर ऊंचा उठाना, संसाधनों का समान वितरण। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है पूछा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, उपरोक्त सभी सत्य है, क्योंकि लोगों का कल्याण, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, ठीक है, ये नीति निर्देशक के उद्देश्य हैं। जीवन स्तर ऊंचा उठाना, संसाधनों का समान, ये भी राज्य के नीति निर्देशक से संबंध है। अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, ये भी नीति निर्देशक है। तो मतलब इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो है उपरोक्त सभी। ठीक, आगे देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख है। नीति निर्देशक सिद्धांत वादयोग्य नहीं है, अर्थात मूल अधिकारों की तरह इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। मतलब जैसे और भी कोई मूल अधिकार हैं उसके जैसे इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता। इसके निम्न उद्देश्य हैं लोगों का कल्याण, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, संसाधनों का समान वितरण, अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। मतलब ये बातें हैं इस पे कोई इसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, चेंज इसको कोई नहीं कर सकता। मतलब इस पर जो न्यायालय है वो चुनौती नहीं दिया जा सकता। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25।
राज्य के नीति निदेशक तत्वों की नीतियों में कौन कौन सा शामिल है? यह है समान नागरिक संहिता, दूसरा है मद्यपान निषेध, तीसरा है घरेलू उद्योगों को बढ़ावा, चौथा है पशुओं को मारने पर रोक, पांचवा है ग्राम पंचायतों के गठन को प्रोत्साहन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि नीति निदेशक नीतियों में सभी शामिल है, ये पांचों शामिल है। ठीक है, देखते हैं आगे। नीति निदेशक तत्व के इसमें शामिल है समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44, मद्यपान निषेध आर्टिकल 47 में दिया हुआ है। ठीक है, तीसरा देखते हैं घरेलू उद्योग को बढ़ावा देना या कुटीर को, तो ये किस में दिया हुआ है? अनुच्छेद 43 में बोला गया है। पशुओं का वध करने पर रोक किस में लगाया गया है? अनुच्छेद 48 में है। ग्राम पंचायत को प्रोत्साहन देना यह अनुच्छेद 40 में दिया हुआ है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किन किन अधिकारों के संबंध में न्यायालय में दावा नहीं किया जा सकता? तो इसमें ए है महिलाओं और पुरुषों को समान काम हेतु समान मजदूरी देने के लिए, दूसरा है आर्थिक शोषण के विरुद्ध, तीसरा है काम की उपलब्धता के लिए, चौथा दिया हुआ है 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखरेख और शिक्षा सुविधा देने हेतु, और पांचवा दिया हुआ है सुविधा पूर्ण जीवन यापन हेतु। तो इसमें क्या पूछा गया? अधिकार के संबंध में न्यायालय में दावा नहीं किया जा सकता। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, उपरोक्त सभी, इन सभी बातों पे न्यायालय में दावा नहीं किया जा सकता। देखते हैं आगे। दिए गए सभी विकल्प राज्य के नीति निदेशक तत्व में शामिल हैं। ठीक, नीति निदेशक तत्वों में शामिल किसी भी अधिकार को लागू करने हेतु न्यायालय में दावा नहीं किया जा सकता। इनके लागू करने संबंधी अधिकार को राज्य सरकारों के विवेक से जोड़ा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 27, भारत में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला दिया हुआ इसमें क्या बोला है? मौलिक कर्तव्य के संबंध में बोला है ना। पहला है इनको संविधान में 42वें संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया था। दूसरा है इनको लागू करने के संबंध में संविधान मौन है। तीसरा दिया हुआ है मौलिक जो कर्तव्य के अनुपालन के आधार पर या उनकी शर्त पर संविधान हमें मौलिक अधिकार नहीं देता। तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो राइट आंसर है वो डी, क्योंकि ये जो तीनों कथन है ये सत्य है। किसके क्षेत्र में? मौलिक कर्तव्य के क्षेत्र में। नेक्स्ट देखते हैं आगे। मौलिक कर्तव्य के संबंध में दिए गए तीनों कथन सत्य। इसमें संविधान का पालन करना, देश की रक्षा करना, सभी नागरिकों में आपसी भाईचारे को बढ़ावा हेतु प्रयत्न तथा पर्यावरण की रक्षा करने संबंधी कर्तव्यों को शामिल किया गया है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान के भाग 4 क और अनुच्छेद 51 का जोड़ा गया। ठीक है, मतलब जो संविधान 42वां संविधान संशोधन हुआ उसमें ये सब क्या किया गया? जोड़ा गया। इसमें 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया, किंतु 11वें मूल कर्तव्य को 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया। वर्तमान में कुल 11 मूल कर्तव्य हैं। ठीक है, तो भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को स्वर्णसिंह समिति के सिफारिशों के आधार पर शामिल किया गया है। कौन से समिति? स्वर्णसिंह समिति के आधार पर, सिफारिशों के आधार पर। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें देखते हैं कौन कौन सा 3 ठो कथन है। मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्व दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दूसरा है मौलिक अधिकार सरकार के लिए आदेशात्मक होते हैं, वहीं नीति निदेशक तत्व केवल निर्देशात्मक होते हैं। तीसरा है मौलिक अधिकार खास तौर पर व्यक्ति के अधिकारों को संरक्षित करते हैं, जबकि नीति निदेशक तत्व पूरे समाज की हित की बात करते हैं। तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो राइट आंसर है वो डी है, क्योंकि ये सभी कथन सत्य हैं। आगे देखते हैं व्याख्या। दिए गए सभी कथन सत्य हैं। मूल अधिकार और राज्य के नीति निदेशक तत्वों के बीच वरीयता को लेकर संसद एवं न्यायपालिका के बीच एक लंबा संघर्ष चला। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ये आप लोग सुने होंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि मूल अधिकार और राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत एक दूसरे का पूरक है। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 में भी सर्वोच्च न्यायालय ने इसे पुनः दोहराया किया। मतलब जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में केस हुआ है, ये जो पीएससी के दृष्टि से भी बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि इसी ने जो ये
मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक दूसरे के पूरक हैं। यही बात के लिए मतलब जो इससे निष्कर्ष यही निकला है। ठीक है, तो इसका जो मेन डिटेल केस है उसके बारे में एक लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए ज़्यादा केस के बारे में ना बताते हुए आगे बढ़ते हैं। मूल अधिकारों के उल्लंघन या हनन पर सर्वोच्च या उच्च न्यायालय रिट निकालकर सरकार को आदेश देता है, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व सरकार के लिए निर्देश है कि इनके प्रावधानों को लागू करे, क्योंकि इनके पीछे जनता की नैतिक शक्ति है। मूल अधिकार का संबंध व्यक्ति के अधिकारों के संरक्षण से है, जबकि नीति निर्देशक तत्व राज तत्वों का संबंध समाज के हितों के संरक्षण से है। तो इस प्रकार इसको आप लोग अच्छे से एक बार और पढ़ लेना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये है, संसद संविधान के किसी भी अंश या प्रावधान में संशोधन कर सकती है। ठीक है, तो संसद क्या है, संविधान के किसी भी अंश या प्रावधान में संशोधन कर सकती है। दूसरा कथन है, न्यायालय में संविधान की मूल ढांचागत विशेषताओं का सिद्धांत केशवानंद भारती मुकदमे ने अपने निर्णय में दिया था। तो उपयुक्त कथन में से कौन सा सत्य है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, 1 और 2 दोनों सत्य है। ठीक है, आगे देखते हैं। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय किया कि संसद को संविधान के किसी अंश या प्रावधान में संशोधन करने की शक्ति है, किंतु संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकता। संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में पहली बार दिया। ठीक, दूसरा दिया हुआ है, संविधान के मूल ढांचा के सिद्धांत को मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघवाद 1980 में सर्वोच्च न्यायालय ने पुनः दोहराया और सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि न्यायालय समय समय पर बतलाएगा कि संविधान की मूल ढांचा कौन कौन है। तो ये इसका पॉइंट जो दिया हुआ है ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि अक्सर CGPSC में भी जो UPSC लेवल का भी है उसमें भी पूछा जाता है कि केशवानंद बनाम भारती ये जो केस है इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिया जाता है, और जो ये मिनर्वा मिल है इसे भी रिलेटेड क्वेश्चन दिया जाता है। तो चलिए देखते हैं आगे, और लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें ए दिया हुआ है, न्यायालय ने संपत्ति के अधिकार को संविधान के मूल ढांचे का तत्व कहा है। दूसरा है, 44वें संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से निकालकर अनुच्छेद 301 के अंतर्गत सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो कौन सा कथन असत्य है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ये, केवल ए, मतलब इसका ए राइट आंसर है, क्योंकि केवल ए ही असत्य है, बाकी ये सत्य है। ठीक, तो इस प्रकार इसका व्याख्या देखते हैं। 1973 में न्यायालय ने अपने निर्णय में संपत्ति के अधिकार को संविधान के मूल ढांचे का तत्व नहीं माना और कहा कि संसद को संविधान का संशोधन करने का अधिकार है। 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से निकालकर संविधान के अनुच्छेद 301 के अंतर्गत सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया है। मतलब ये क्या बोलते हैं, संपत्ति के अधिकार है, इसको मौलिक अधिकार में पहले रखा गया था संपत्ति के अधिकार को, लेकिन अब इसको निकाल कर किस में रख दिया गया है, सामान्य कानूनी अधिकार में रख दिया गया है, आर्टिकल 301 के तहत। ठीक, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको जिन लोग CGPSC की तैयारी कर रहे हैं उन लोग इसको अच्छे से और पूरा डिटेल से पढ़ लेना, ये उसका मतलब क्विकली पॉइंट है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस प्रकार ये हमारा 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। यदि जिन लोग इस चैनल पे न्यू हैं उन लोग लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और जिन लोगों को कुछ भी डाउट है वो कमेंट के माध्यम से हमें पूछ सकते हैं, या जो टेलीग्राम चैनल है उसमें मेरे को पर्सनल चैट के भी माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो बस इतना ही। ये जो मैं 30 क्वेश्चन बताया हूँ ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, तो इसलिए इसको आप लोग अच्छे से पुनः रिवीजन करके देखिएगा, क्योंकि रिवीजन करने से ही जो मेमोरी पावर है वो बढ़ती है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।